सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर जहाँ छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। हाथ मुँह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मतलब ऊपर से झरना गिर रहा था, वो तीस्ता नदी में मिल रहा था। मंदी में मंदी मतलब धीमी धीमी हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे मतलब पक्षी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों सी घुंघरुओं की झुंझुनाहट सी थी। मतलब मंदिर में जो घंटियाँ थी उसमें घुंघरुओं जैसी झुंझुनाहट थी। आंखें अनायास भराई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ कर, अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से लेकर के तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में मतलब हाथ में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर के संकल्प लिया जाता है या संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल मतलब जहर विष, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी, मतलब सुंदर बन गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण मतलब संयोग मिलाप संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 25 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक कर उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। 3 तरह से करते थे वो, मतलब आलू से और धान की खेती करते थे और दारू का व्यापार करते थे। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम भी लेवल मतलब स्तर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ के ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल मतलब बर्फ़ कम गिरने का स्तर, स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं, कटाओ जगह का नाम है, तो मुझे वहां सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, मतलब चर्चा में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर में हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उनका महुआ गुड़ुप कर लिया, मतलब निगल लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर था। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था।
पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश हो रही थी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चेतावनी। और उस चेतावनी पर इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब आप शादीशुदा हो तो जल्दी से तलाक लीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। कटाओ से सुंदर नहीं है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई है और कहीं वह धूप से बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ी और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडे निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंदे मलाई सुताउच, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, मतलब भ्रमण स्थल नहीं था। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में मैं इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे ऐसे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रही थी। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे छू ले तो क्षणों के लिए भी सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब यहाँ का सौंदर्य वो देख ले तो सब कुछ उसको आनंद में लगे। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह गया था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल गया था। मतलब मिल्टन ने ईव की सुंदरता को उनका वर्णन करते हुए लिखा था कि दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति वो भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की है कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं, मतलब जल के भंडार हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो ये ही बर्फ़ शिलाएँ पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को त्रावट करती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना रण है,
हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। सौपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल हो आया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुला, मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मतलब वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम अपना आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ के महीने में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोगों के जीवन अपने समय से पहले ही, अपनी मियाद से पूर्व ही ख़त्म हो जाते हैं वो। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथोंग की ओर चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथोंग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। उन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथोंग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुई। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथोंग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथोंग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं था कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ, मतलब छोटी छोटी जानकारियाँ धीरे धीरे सारी बता रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है, बता रहा था कि मैडम यह एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, पैरों के चिन्ह हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़ी सी चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा ना वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं।
इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, मतलब भ्रमण क्षेत्र बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ जीप आगे बढ़ने लगती है। धन्यवाद।